जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एएलपी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एएलपी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 9 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 28 नवंबर 2024 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लगभग गांव को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63,000 गांवों को, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है भी यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। आपको पता है भी प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन में ए होता है भी, एल अपॉन में ए, एल लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है भी, ठीक है, और रो है वो यहाँ पे प्रतिरोधकता, जिसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अब आपको ये बोला भी लंबाई को 3 गुना किया है इसने और बाकी कारक है वो अपरिवर्तित है, तो यहां पे आपको पता है भी जो प्रतिरोध होता है वो आपका समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। प्रतिरोध है वो आपका लंबाई के समानुपाती होता है, जितना आप लंबाई को बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा भी। तो लंबाई को इसने 3 गुना किया तो इसका मतलब आपका जो प्रतिरोध है वो 3 गुना बढ़ जाएगा भी, 3 गुना बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि R बराबर क्या हो जाएगा 3L हो जाएगा भी। R बराबर है वो 3L, यानी लंबाई 3 गुना बढ़ेगी तो आपका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी कुछ रिबन गुब्बारे हैं, कुछ जो R से रिबन है और वो क्या है G से गुब्बारे कर दो भी, ठीक है। उसके बाद में कुछ गुब्बारे गुरुड़ है, कुछ जो आपके गुब्बारे हैं वो GU से गुरुड़ कर दो। अब यहां पे इसने बोला भी निष्कर्ष क्या है, तो सभी गुरुड़ रिबन है, सारे के सारे जो गुरुड़ है वो रिबन वाले डायग्राम में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, कैंसिल करो। और कोई रिबन गुरुड़ नहीं है, तो ये बात देखो, जब आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखा हो, जब आपको स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव दे रखा हो तो उसका निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं निकल सकता भी, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों गलत, अभी इसमें दोनों के दोनों गलत है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट के का मान आपको बताना है, तो के का मान बताना, तो यहां से देखो इस प्रकार से भी, इसमें से अगर मैं बात करूं वज्र गुणा करवा दो, आप वज्र गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा ये, तो वज्र गुणा करवाने पर आपके पास में इसके नीचे में 1 मान लेता हूं भी, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेता हूं, तो आपके पास में के बराबर हो जाएगा 0.009 अपोन में आपके पास में 0.01 आ जाएगा भी। अब ऊपर 3 के बाद में दशमलव और नीचे है वो 2 के बाद में दशमलव है, तो ऊपर है वो आपके पास में 1 के बाद में दशमलव आ जाएगा भी, 1 के बाद में दशमलव आ जाएगा, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष, जिसे अपन बोलते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं भी, ठीक है। की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है। देखो भी, निकट है, नाम क्या है, बड़ा है, निकट में नाम बड़ा है, तो यहां पे आपको अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा भी, अवतल लेंस नाम बड़ा है। और दूर दृष्टि दूर है वो नाम छोटा है, या फिर इसे बोल सकते हैं दीर्घ दृष्टि, दीर्घ
दृष्टि, या फिर इसे बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया। नाम छोटा है तो आपको उत्तल लेंस, नाम छोटा है तो उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आपको उचित क्षमता का कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, तो उचित क्षमता का यहां पे आपको अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा भी। अगर दूरदृष्टि का बोल दे तो आपको उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। बाकी निकट दृष्टि दोष होता है ना, निकट दृष्टि दोष के अंदर है वो आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती भी। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है, दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष के अंदर है वो जो प्रतिबिंब बनता है वो कॉर्निया से आगे बन जाता है भी, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में है वो जो आपका प्रतिबिंब है वो कॉर्निया के पीछे बनता है। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको चिन्ह चेंज करने हैं भी आपस में। तो ये आ जाएगा आपके पास में 8, और उसके बाद में मल्टीप्लाई को चेंज करना, आपको आपस में चेंज कर दो भी डिवाइड में, और प्लस को माइनस में चेंज कर दो, माइनस को प्लस में चेंज कर दो, और मल्टीप्लाई 6। तो यहां से आपके पास में ये 4 बार कैंसिल हो जाएगी, -3, और ये आ जाएगा आपके पास में यहां पे 2 आएगा भी। तो 6 2 12 प्लस में 12, तो ये आ जाएगा 16, माइनस में 3 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 13। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के परिमाप क्रमशः 75 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, यदि यह BC का मान 15 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है EF की लंबाई कितनी है। देखो भी दो समरूप त्रिभुज आपके पास में, दो समरूप त्रिभुज है, एक तो है ABC और दूसरा है वो आपके पास में DEF। कौन सा है भी, D और E और F, ये है भी। अब इसका जो परिमाप है वो 75 है और इसका जो परिमाप है वो 40 है। समरूप त्रिभुजों का देखना, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 15 दे रखी है। समरूप त्रिभुजों का इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है भी, समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप होता है ना वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है भी, ये ध्यान में रखना। अगर क्षेत्रफल दे दे तो आपको ये करना है भी, समरूप त्रिभुजों का जो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल होता है। यहां पे परिमाप दे रखा है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर आपका परिमाप होगा। तो अब इसमें देखो भी BC अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा, BC अपॉन में आपको ज्ञात क्या करना है EF, तो EF और बराबर में परिमाप, बराबर में परिमाप ये कौन से का है तो ABC का, और यहां पे परिमाप आ जाएगा, परिमाप आपके पास में आ जाएगा DEF का, ठीक है। अब BC आपके पास में 15 है और EF आपके पास में याद करना है, परिमाप आपके पास में 75 अपॉन में 40, वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो x का मान क्या आ जाएगा, तो या फिर x बराबर में आपके पास में आ जाएगा 15 × 40 अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 75। तो 5 एकम 5, 15 एकम 15 और 15 5 75 और 5 एकम 5 और 5 8 40। तो आपके पास में कितना आ जाएगा अभी मान 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। तो याद रखना जब भी आपको क्षेत्रफल दे तो अनुपात का वर्ग कर देना, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, और परिमाप दे तो वहां पे आपका भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है भी परिमाप। अब आगे देखो भी, इसमें आपको बोला गया है भी विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है। तो वर्ताकार जो पास होता है ना, वर्ताकार जो पास होता है उसमें क्षेत्र सामर्थ्य है वो केंद्र पर अधिकतम होता है भी, केंद्र के ऊपर है वो अधिकतम होता है भी, ठीक है ना। वर्ताकार जो ऐसे पास होता है उसमें केंद्र के ऊपर है वो क्षेत्र सामर्थ्य की, अगर बात करूं क्षेत्र सामर्थ्य बोल दो या फिर चुंबकीय क्षेत्र बोल दो भी, चुंबकीय क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है, वो कहां पे होता है तो सबसे ज्यादा इस केंद्र के ऊपर होता है भी, और वो भी केंद्र के ऊपर है, वो एक सीधी सरल रेखा के अंदर है वो दिखाई देती है ये चीजें। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 9 अक्टूबर 2024 को कितनी रेपो दर की घोषणा की है, तो वो 6.50 की घोषणा की है भी, 6.50%, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल यानी एंटासिड के रूप में एक घटक के रूप में किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड आपका होता है साधारण नमक NaCl होता है भी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
जिसे अपन बोलते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है भी, ठीक है। और कॉपर सल्फेट होता है आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है आपका। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ये अम्ल है। तो देखो भी जो पत्ती अम्ल के रूप में यूज किया जाता है वो आपका बेकिंग सोडा बोल दो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, इसका यूज किया जाता है। और दूसरा कंपोनेंट यहां पे ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं MgOH ट्वाइस, इसका यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में। इन दो प्रतिकारकों का यूज किया जाता है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यहां पे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भी, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो एक तो आपका NaCl, एक NH3 यानी अमोनिया, और एक आपके पास में H2O जल, और एक आपके पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है भी। जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत होता है भी, एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत होता है। आपको पता है भी एल्कोहल का जो एक प्रकार से क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल, जिसका अनुलग्न क्या होता है भी, क्रियात्मक समूह एल्कोहल है जिसे OH के रूप में लिखते हैं। तो इसका जो यहां पे अनुलग्न क्या होता है, तो ओल होता है भी। अनुलग्न क्या होता है, ओल, एल्कोहल, ओल बोला जाता है इसको। तो देखो भी प्रोपेनोल प्रोप प्लस में ओल, ये होता है आपके पास में प्रोप प्लस में ओल, प्रोपेनोल, ठीक है। और प्रोपेनल का मतलब होता है प्रोप प्लस में एल, और उसके बाद में प्रोपेनोन, ये होता है आपके पास में प्रोप प्लस में एन। प्रोपेनोन का मतलब प्रोप प्लस में ओन कीटोन होता है इसमें, ठीक है। और प्रोपेनोइक का मतलब होता है प्रोप प्लस में ओइक, तो यहां पे देख लो प्रोपेनोल है, इसमें आपका एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है भी, ओल है पीछे, एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। प्रोप प्लस में ओन, यहां पे आपका कीटोन समूह जुड़ा हुआ है भी, इसमें कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। और प्रोप प्लस में ओइक, यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है भी, यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ बोल सकते हैं, COOH बोल सकते हैं इसको, COOH समूह है वो यहां पे आपका जुड़ा हुआ है, ओइक अम्ल, ठीक है। इसमें होता है आपके पास में ओन होता है वो आपका ओल, ठीक है। उसके बाद में यहां पे एल आ गया आपके पास में, ये एल्डिहाइड हो जाएगा भाई, ये आपका एल्डिहाइड में आपका एल होता है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन है, उसमें आपका प्रोपेनोल, जो कि आपका 3, प्रोप का मतलब तो 3 कार्बन होते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है भी जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है, अम्ल है उसको जल में मिलाते हैं, अम्ल को हमेशा जल में मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है ना। तो अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है तो ये आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा उत्सर्जित होगी बहुत ज्यादा मात्रा में। उसके बाद में देखो भी ये आपके पास में पानी है, इस पानी के अंदर है वो आप अम्ल मिला रहे हो, तो अम्ल की मात्रा एक प्रकार से ये बोले भी अम्ल की जो आयनों की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी भी पानी, पहले तो अम्ल यहां पे प्रबल था और जैसे जैसे अपन ने क्या है इस पानी के अंदर मिला दिया तो अम्ल का असर है वो कम हो, अम्ल का जो असर है वो कम हो जाएगा। तो यहां पे देखो भी इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि नहीं होती। एनसीईआरटी लिखती है कि प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में कमी होती है भी, हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये बोलता है भी इसमें बोलता है भी इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि नहीं होगी भी। एनसीईआरटी 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो लिखती है भी इसमें H3O पॉजिटिव या फिर अपन ये बोल सकते हैं H3O पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव, यानी H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये आपके जब अम्ल और क्षार जल के अंदर मिलाए जाते हैं तो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव के सांद्रता में कमी आती है भी,
ठीक है ना, उनकी आयनों की सांद्रता के अंदर है वो कमी आती है। तो 2 नंबर इसमें राइट आंसर होगा भाई आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, 4 पावर में है। 4 पावर को 2 पावर में तोड़ेंगे तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे भी, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, और इसका मान हमसे पूछा है। तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको अब लिखेंगे यहां से कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार लिखेंगे प्लस में, तो ये बन जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, के चल रहा है। अब देखो ये तो पहली सर्वसमीका हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख दिया। अब ये देखो लास्ट फाइनल हमारे पास में ये बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। अब अपन जानते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहां से अपन कोस का मान निकालें तो कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन कोस की जगह रख दें या साइन की जगह, एक ही बात है। या तो साइन का निकाल लो यहां से, या आप कोस का निकाल लो। तो यहां से साइन का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मान रख दो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन का मान रखोगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाहर माइनस है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितने बन जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर के का मान आ गया। ये फाइनली आपके पास में के का मान है। अब इसके अंदर के की वैल्यू रख दो इस आइडेंटिटी के अंदर। अब 1 माइनस में के है, 1 माइनस में के का मान कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो यहां पे रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में, और बीच में यहां पे माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस के, तो 1 प्लस के का मान कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये माइनस ये प्लस दोनों कट गया, ऊपर वाला प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 माइनस में 2 ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां पे बचेगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे है आपके पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कटेगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, अभी हमने लिखा था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे है कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन वटा कोस क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो फाइनली आपके पास में आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा। फाइनली ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया प्रतीक संख्या का, तो डबल प्रतीक आना चाहिए और फिर संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है, भी ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है यानी शून्य है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, अब इसके अंदर देखो भी 292929 इसका क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो एक प्रकार से दशमलव और फिर 29 है, तो मैं 2 और 9 के ऊपर वो बार लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है ना, उतने ही बार हटाने के लिए नीचे 9 लगाने पड़ते हैं भी। तो 2 और 9, 2 के ऊपर बार है तो इसका मतलब यह आ जाएगा 2 नीचे 9 लग जाएगी भी। तो यहां पे आपके पास 29/99 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है यहां पे पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले इसका अंतर निकाल लो भी। तो अंतर आपके पास 10 माइनस कर रहा है, उसके बाद में यहां पे 9 माइनस कर रहा है भी, उसके बाद में यहां पे ये 8 माइनस करेगा, फिर 16 में से 8, 56 में से 8 गया 48, और फिर यहां पे 7 माइनस कर दिया,
और यहां पे क्या करेगा, फिर 6 माइनस करेगा, तो 41 में से 6 जाएगा तो आपके पास में 35 बचेगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 35, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे वर्ष 2012 और 2013 में मिलाकर कितनी कारों का निर्माण किया गया। 12 और 13 के अंदर यहां पे कारों की संख्या है और ये बाइक की संख्या भी। तो कारों का निर्माण पूछा है इसने, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 85,000 आ जाएगा। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। 2012 और 13 के अंदर है वो 85,000। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ जो आपके पी से पेड़ है वो क्या है भी, फूल है, तो यहां पे एफ से फूल हो जाएगा भी। और सभी फूल है वो पत्तियां हैं, सारे के सारे जो फूल है वो किस में आ जाएंगे, पत्ती में आ जाएंगे, तो ये लो भी पत्तियां। उसके बाद में इसने बोला भी सभी पत्तियां पेड़ है, सारे के सारे जो पत्तियां हैं वो पेड़ में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ रहे भी, यानी सारे के सारे जो पत्तियां हैं वो पेड़ में नहीं आ रही, यानी कुछ पत्तियां पेड़ हो सकती है भी। अब सभी फूल है वो पेड़ में आ रहे हैं क्या, सारे के सारे जो अब से फूल है वो पी से पेड़ के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, यानी कुछ पेड़ है वो आपके फूल हो सकते हैं, तो इसका मतलब दोनों गलत है इसमें। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क यानी किडनी में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है भी। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, जो कप के आकार का है तो वो आपका ग्लोमेरुलस हो जाएगा भी। कौन सा हो जाएगा, ग्लोमेरुलस, जो कि केशिका गुच्छ जुड़ा होता है भी इससे। अब इसके अंदर यहां पे देखो भी इसने पूछा भी प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है, तो केशिका गुच्छ को ही अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं भी। केशिका गुच्छ होता है ना उसको ही ग्लोमेरुलस बोलते हैं, तो ये ग्लोमेरुलस है वो आपका बोमेन झिल्ली यानी बोमेन कैप्सूल से जुड़ा होता है भी। बोमेन कैप्सूल से जुड़ा होता है और बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस का भी आकार गोलाकार होता है और जो आपका बोमेन झिल्ली है या फिर बोमेन कैप्सूल है इसका आकार भी गोलाकार होता है। तो यहाँ पे इसका जो आकार है वो कप के आकार का गोलाकार होता है, जिससे क्या है इस प्रकार से ये होता है, इसके अंदर है वो इस प्रकार से केशिका गुच्छ है वो आपकी जुड़ी होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं होती है और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं होती है, ये क्या करती है, ये एक प्रकार से पुनर्अवशोषण का कार्य करती है भी। ठीक है, ये होती तो किडनी के अंदर ही है लेकिन ये पुनर्अवशोषण का कार्य करती है, तो 1 नंबर ऑप्शन आप यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो प्रतीक संख्या प्रतीक आ गया अभी अपने पास है, प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप ये बन गया आपका, प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप ये बन गया, प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप ये बन गया और प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप ये बन गया। तो ऐसे आपके पास में 4 ही ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 26 जून 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने निम्नलिखित में से क्या भारतीय सेना को सौंपा। तो ये मध्य दूरी का माइक्रोवेव ऑक्टोबुरेंट चेक रॉकेट है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। DRDO का जो गठन हुआ था वो 1958 के अंदर किया गया था अभी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पे आपको बताना है भी जैसे इसने बोला भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, FKUZ को क्या लिख रहा है, ये CORD लिख रहा है। तो यहां पे सबसे पहले -3 किया और उसके बाद में इसने 11 और 4 प्लस कर दिया, 11 और 4 15 और उसके बाद में -3 कर दिया और फिर यहां से इसने इसमें कितना कर दिया, Z में से 4 प्लस कर दिया भी। ठीक है, तो -3 + 4 -3 + 4 कर रहा है, तो यहाँ पे -3 करोगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा आपके पास में। और I आता है 9 पे, 9 और 4 13 M आ जाएगा और B आता है 2 पे, 2 में से 3 बाहर निकालोगे तो आपके पास में Y आ जाएगा 25 पे और उसके बाद में +4 करोगे तो 16 और 4 20 T आ जाएगा भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक प्रतीक। तो आपके पास में एक ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक का, तो डबल संख्या और फिर प्रतीक, तो आपके पास में डबल संख्या और प्रतीक, डबल संख्या आनी चाहिए भी। ठीक है ना, डबल संख्या और फिर प्रतीक का, डबल संख्या और फिर प्रतीक, तो आपके पास में एक ग्रुप तो ये बन गया। तो ऐसा आपके पास में एक ही ग्रुप बनेगा भी, एक ही ग्रुप बनेगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है
भी वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जो 2488 में जोड़ा जा सकता है, जिससे क्या है यह 3, 4, 5 और 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो भी 3, 4, 5 और 6 का जो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लो भी, एलसीएम लोगे तो आपके पास में 60 आ जाएगा। अब 2488 के अंदर है वो आप 60 से डिवाइड कर दो, इसको 60 से डिवाइड कर दो तो यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा भी, तो ये आ जाएगा 240, कितना बचेगा आपके पास में, तो ये 8 बचेगा, 88 आ जाएगा। और फिर 60 दुए 120 जोड़ना है ना, आपको घटाना है जब तो 88 से कम लेके आना पड़ेगा, और जोड़ना है तो आपको 88 से ज्यादा लेके आना पड़ेगा, तो 120। अब देख लो भी 120 है वो 88 से कितना ज्यादा है उतना ही आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 3 32, आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 32 जोड़ोगे तो 2488 के अंदर 32 जोड़ोगे तो ये आपका 60 से डिवाइड होगा, और 60 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वो 3, 4, 5 और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है भी, यदि 5 वर्ष पहले अनीता और सुनीता की आयु से 3 गुना अधिक थी तो सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहां पे अपन बात करते हैं भी, इसने बोला भी अंतर 30 दे रखा है, यदि 5 वर्ष पहले का जो अनुपात दे रखा है अनीता और सुनीता की जो आयु सुनीता की आयु से 3 गुना अधिक थी, तो सुनीता की आयु मैंने 1 मान ली, तो इनका जो अनुपात आया 5 वर्ष पहले का वो 3:5 आ गया। अब देखो भी अंतर चाहे वो 10 साल बाद हो चाहे वो 10 साल पहले हो, एक ही रहता है, अंतर तो समान ही रहता है। अब हमारे अनुसार जो उसका अंतर आया वो 2 का आया, लेकिन वो बोल रहा है 30 वर्ष का अंतर है, तो एक का जो मान है वो आपके पास में 15 आ गया। तो इसने पूछा भी सुनीता की वर्तमान आयु, तो सुनीता की 5 साल पहले आयु कितनी थी, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये 5 साल पहले थी, वर्तमान बनाना है तो इसमें 5 जोड़ दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 20 साल आ जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की वर्तमान ऊर्जा 100 जूल है तो पिंड का वेग कितना होगा। आपको पता है भी, यहां से आपके पास में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 mv² बराबर में आपके पास में 100 जूल है। अब इसके अंदर है वो आपके पास में द्रव्यमान दे रखा है, v ज्ञात करना है, तो v² बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 100 × 2, और द्रव्यमान कितना है आपके पास में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर आपके पास में 10 आ जाएगा। v का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। भी चूना पत्थर होता है आपका CaCO3, और इसको जब अपन गर्म करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में आपके पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा भी, ठीक है। तो जब एकल अभिकर्मक है वो ऊर्जा पाकर के या ऊष्मा पाकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो वहां पे आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वो आपकी या तो इसे वियोजन अभिक्रिया बोल दो, वियोजन, या फिर इसे अपघटन अभिक्रिया बोल दो भी। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा भी। तो इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो वहां पे आपका संयोजन होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा भी, और विस्थापन अभिक्रिया में ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है ना, वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, तो वहां पे आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। आगे देखो भी, अब इसमें बोला गया है भी हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ये आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है भी, 10⁻10 मीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे m माइनस का अर्थ है भाई, m भाई है n का, और प्लस का अर्थ क्या है, माँ, n माँ है p की, और उसके बाद में भाग का अर्थ है पिता, p पिता है s का, और मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, तो s पत्नी है t की। तो m भाई है n का, आपको बताना भी t के m क्या लगता है ये बताना है। तो m भाई है n का, और n है वो माँ है p की, n माँ है p की, और p पिता है s का।
P है वो पिता है S का और S पत्नी है T की। तो यहां से आपके पास में T की पत्नी कौन है? S है। T की पत्नी S है और S की मां कौन है? तो S के पिता, यहां पे इस प्रकार से हो जाएगा भी T की पत्नी S है और S के पिता है वो कौन है? P है। S के पिता कौन है? P है। और P की मां कौन है? N है। और N का भाई कौन है? M है। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं पत्नी के पिता की मां का भाई, पत्नी के पिता के मां का भाई है। अभी पत्नी के पिता की मां का भाई, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पत्नी S होगी, पिता P हो गया और उसकी मां N होगी और उसका भाई कौन हो गया? M हो गया। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 58 और x का रिलेशन है, x आपको यहां से उठाना है और 430 और y का रिलेशन है, y आपको यहां से उठाना है। तो इसके अंतर्गत है वो जैसे 58 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 58 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? तो ये आपके पास में देखो भी 58 इंटू 5, तो 5 8 40 4 और उसके बाद में 25 और 4 कितने हो जाएंगे? तो 290 और प्लस कर दूं 5 तो 295 आ गया। भी 295 आ गया। इसी प्रकार से यहां से आपके पास में 430 है, 430 है। अब इस 430 के अंदर से अगर मैं 5 माइनस कर दूं, भी ऑप्शन तो आपका ये होगा, भी ऑप्शन तो आपका 3 नंबर होगा। अब 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 जोड़ दो, 430 आ जाएगा। भी तो देख लो भी 85 इंटू 5 तो आपके पास है ये आ जाएगा कितना? 5 5 25 4 40 और 4 45। तो यहां से आपके पास में 40 और इसमें आ जाएगा 40 और 2 42। ठीक है, 40 और 2 42। 425 प्लस में 5 करोगे तो 430 आ जाएगा। भी तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 प्लस कर रहा है तो संख्या आ रही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसमें बोला गया भी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब किया था? तो वो 10 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2024 को किया गया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3720 है। उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा? ये आपको बताना है। तो यहां से मैं मान लेता हूं भी पहली जो सम संख्या वो x है, तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगा। तीसरी है वो x प्लस ये 4 हो जाएगा और फिर x प्लस 6 हो जाएगा और उसके बाद में x प्लस आपके पास में 8 हो जाएगा। भी ये टोटल 5 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा हमारे अनुसार? 5x प्लस में आपके पास में 20, तो ये आ जाएगा आपके पास में बराबर में 3720 रख दो। भी तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3700 अपॉन में 5। तो यहां पे आपके पास में x का मान आएगा 740। कितना आएगा भी? 740। तो पहली संख्या x का मान 740 है। तो तीसरी संख्या पूछा है इसने, तो तीसरी संख्या x प्लस 4 है और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8 है। तो यहां पे ये आ जाएगा 744 और यहां पे जोड़ेंगे तो ये 748 आ जाएगा। भी इसने योग पूछा है, तो 744 और 748 का योग है वो 12 9 और ये 1492। कितना हो जाएगा भी? 1492। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। भी पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है आपको। ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं। भी पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में। तो देखो भी G 7 पे आता है, L 12 पे आता है तो 5 प्लस कर दिया। भी I 9 पे आता है, E 5 पे आता है तो -4 कर दिया। I 11 पे आता है, N 14 पे आता है तो यहां पे 11 और 3 14 प्लस 3 कर दिया। भी और इसी प्रकार से K 11 पे आता है और H है वो आपका 8 पे आता है। भी H 8 पे आता है तो इसमें -3 कर दिया। भी K 11 पे आता है और P 16 पे आता है तो 11 और 5 16 प्लस 5 कर दिया। M 13 पे आता है, J है वो आपका 10 पे आता है। भी J आपका 10 पे आता है तो यहां पे इसने कितना माइनस कर दिया? भी M 13 पे आता है और J है वो 10 पे आता है तो इसमें आपके पास में 3 प्लस ये 3 माइनस कर दिया। भी तो इसमें आपने यहां पे क्या करवाया? भी I 9 पे आता है। भी 9 और 5 14 होता है तो 5 प्लस करेगा। भी तो इसका मतलब दूसरा और तीसरे में सेम लॉजिक है। भी पहला अलग है
पहले में -4 कर रहा है अभी, तो इसका मतलब पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग में लीग के 17वें संस्करण की मेजबान विजेता रही है? तो वो आपका कोलकाता नाइट राइडर हो जाएगी भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। DIJH को क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है KPQO लिख रहा है भी। तो यहां पे सबसे पहले क्या किया इसने भी, D 4 पे आता है तो 4 और 7 11, 7 प्लस कर दिया भी। I 9 पे आता है तो 9 और 7 16, और 10 और 7 17, 8 और 7 15, यानी सभी में 7 प्लस कर रहा है, तो डायरेक्ट यहां पे लागू कर दो। 7 और 2 9 आई आ जाएगा भी, 7 और 7 14 एन आ जाएगा, और 8 और 7 15 ओ आ जाएगा, 6 और 7 13 एम आ जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी एक वर्ताकार मेज है भी, एक है वर्ताकार मेज है, उनके चारों ओर 6 कैंडिडेट बैठे हैं भी, ठीक है। तो यहां से आप एक वर्ताकार मेज बना लो भी, और 6 कैंडिडेट की सीट बना लो, और सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है। अब इसने बोला भी डी है ना, वो एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है भी, डी है वो एफ के ठीक बाईं ओर, तो एफ के ठीक बाईं ओर डी बैठा है, तो डी आपका यहां पे आ जाएगा। बी है वो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है भी, बी है ना वो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो यहां पे आपका दोनों के बीच में बी आ जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद में ए है ना, वो ई और सी का निकटतम पड़ोसी है भी, ए है वो ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो ई आपका यहां पे आएगा, तभी ई और सी के बीच में ए आ जाएगा भी। तो ई के सापेक्ष डी का स्थान बताना है आपको, तो ई का ये रहा भी, और इसके सापेक्ष यानी दाएं, ठीक दाएं बैठा है भी, ई के ठीक दाएं है वो आपका डी बैठा है, तो ठीक दाएं यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको दिए रखा है भी कोई धनराशि 2 वर्षों में, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में ये आ जाएगा आपके पास में 578.40, और 3 वर्षों में 614.55 हो जाती है। तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने की स्थिति में वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है भी। तो देखो भी ये 3 साल का मिश्र धन आपके पास में भी 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, और 3 वर्षों के अंदर वो इतनी हो जाती है कोई धनराशि, और ये आपके पास में 2 साल का है। तो यहां से अपन ये बात कर सकते हैं ना भी 1 साल का आपके पास में ब्याज कितना आ गया, दोनों में से अगर मैं 1 साल माइनस कर दूं तो आपके पास में ये 3 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में 1 साल का ब्याज आ जाएगा, और 1 साल का ब्याज है वो मेरे पास में कितना आ जाएगा भी यहां से, तो ये आपके पास में 36.15 आ जाएगा भी, ये 1 साल का ब्याज हो गया। अब ये 1 साल का ब्याज है वो कितने पे लगा है, 36.15 रुपए का ब्याज है वो आपको 578.40 के ऊपर लगा है भी, 578.40 के ऊपर है वो इतना ब्याज लगा है। तो ये बोल सकते हैं ना कि 36.15 है वो 578.40 का कितना प्रतिशत है, तो यहां से आपके पास में दर निकल के आ जाएगी। तो इसको आप सोल्व आउट करोगे तो ये आपके पास में 6.25 आएगा भी, 6.25 को अपन लिख सकते हैं 6 सही 1/4, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी एक बेलन का जो आयतन है वो आपको 5500 मीटर क्यूब दे रखा है। यदि बेलन की ऊंचाई 70 है तो इसके आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है। आपको पता है भी यहां से आपके पास में बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में आपके पास में क्या है 5500 है, ठीक है। अब इसमें आपको आर स्क्वायर, आर का मान दे नहीं रखा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा में है वो आपका भाग में आ जाएगा, पाई नीचे आएगा तो 22/7, 7 ऊपर चला गया। एच का मान आपके पास में कितना है भी 70 है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल कर दो, ये आपके पास में आ जाएगा ये आपके पास में आ जाएगा 11 दूए 22 और 11 5 55 50, और 2 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर में आपके पास में 25 आ गया, तो आर बराबर में आपके पास में 5, यानी त्रिज्या आपके पास में 5 आ गई। तो व्यास पूछा है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है भी, तो व्यास है वो आपके पास में 10 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। तो यहां से देखिए तो आपके पास में आर है वो 18 पे आता है, 18 - 2 16, 16 - 2 14, 14 - 2 12, 12 - 2 10, जे आ जाएगा भी -2 कर रहा है। जे 10 पे आता है तो 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 कितने हो जाएंगे 21, 21 पे आपका यू आ जाएगा। तो यहां पे ये क्या कर रहा है +3 कर रहा है भी। उसके बाद में Z 26 पे आता है, 26 - 3 23,
-3 20, -3 17 और -3 करोगे तो आपके पास में 14 आ जाएगा। 14 पे आपका क्या आ जाएगा भाई, n आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास में क्या कर रहा है, ये -3 कर रहा है भी इसमें, तो ये अपने पास में लॉजिक लग गया। कौन सा, -2 +3 और -3। तो यहां से आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, JUN। इसके अंदर सबसे पहले देखना J 10 पे आता है, 10 और 3 13, तो यहां पे S आता है 12 पे, S 19 पे आता है, 19 और 3 22 आएगा भी, यहां पे 22 पे V आएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर आपको बताना भी राम घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी है और सुबह के समय वह 1 घंटे में तय कर लेता है। सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में तय कर लेता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे यही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। तो दोनों ओर की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। भाई देखो 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटा में कवर कर लेता है, तो इसका मतलब उसकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर घंटा है। उसके बाद में आते समय है वो उसे क्या है भी 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, आते समय उसे 15 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसकी चाल है वो आपके पास में ये आ जाएगी 1 घंटा यानी 60 मिनट और 60 और टोटल आपके पास में 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो उसे 75 मिनट लगते हैं। 75 मिनट को ये आ जाएगा आपके पास में घंटे में बदलोगे 75/60, तो ये 75 और अपॉन में 60 है वो आपका ऊपर चला जाएगा भाई। तो आते वक्त उसकी जो चाल है वो 5/75 यानी आपके पास में ये आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300/75, और इसको आप कट करोगे तो ये आपके पास में 4 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो जाते समय उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा, आते समय उसकी चाल 4 किलोमीटर पर घंटा, दूरी समान है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू जाने की चाल और आने की चाल। तो यहां पे आपके पास में जाने की चाल और आने की चाल अपॉन में क्या है, दोनों चालों का योग। तो दोनों चालों का योग है वो आपके पास में 9 है, और यहां से आपके पास में ये मान निकल के आ जाएगा 5 चौके 20 और 20 2 40, तो 40/9, तो 9 चौके 36 4 और बच गया कितना भी 4/9, तो 4 सही 4/9 किलोमीटर पर घंटा है वो उसकी औसत चाल आ जाएगी। तो यहां से आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसने दे रखा है भी 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, और गेंद का प्रारंभिक वेग आपको ज्ञात करना है भी। गेंद का प्रारंभिक वेग है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहां से आपके पास में देखो भी, एक तो आपको दे रखी है ऊंचाई, हाइट दे रखी है, और इसके अंदर है वो द्रव्यमान आपको दे रखा है। तो इसमें आपको एक तो गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है भी, गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना 10 मीटर पर सेकंड लग रहा है। तो इसमें आप S बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, तो आपके पास में ये आ जाएगा। अब यहां पे आप गति का तीसरा नियम लगा दो भी। गति का तीसरा नियम क्या बोलता है, 2as बराबर में आपके पास में 2as बराबर हो जाएगा v² माइनस में u²। तो यहां पे आपके पास में 2 इंटू a का जो मान है वो आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, a का जो मान है वो आपके पास में ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। अब अपन वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहां पे जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो विपरीत, अभी ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसके वेग के विपरीत लगेगा। तो आपके पास में जो a का मान आएगा वो माइनस में लेंगे। तो यहां पे आपके पास में 10 इंटू और आपके पास में ये आ जाएगा s का मान कितना है, हाइट या फिर दूरी कितनी है, तो 20 मीटर की है, तो 20 बराबर में v², यानी आपके पास में इसका जो मान है v² का जो मान है अंतिम वेग, यानी यहां से फेंका प्रारंभिक वेग, और जब ये अपनी पूरी हाइट ले लेगी तो उसके बाद में उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या, ये अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा भी। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, v का मान 0 है, माइनस में आपके पास में u², तो ये मान कितना बन जाएगा आपके पास में 400 बन जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, बराबर में माइनस में u²। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा भी। तो प्रारंभिक वेग है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। तो यहां पे आपके पास में बताना है भी, जैसे x का यहां से उठा लो और 23 का जो रिलेशन होगा उसके बाद में 476 का
और y के साथ में कोई रिलेशन होगा, वो y आपको यहां से उठाना है भी। अब इसमें देखो भी सबसे पहले ये क्या कर रहा है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इसमें मल्टीप्लाई करवा के देख लो, आप मल्टीप्लाई करवाओगे 23 है, 23 का जो मल्टीप्लाई है वो आप 15 के साथ में करवाओ, 23 का जो मल्टीप्लाई है वो आप 15 के साथ में करवा लो। तो ये 23 को 14 से मल्टीप्लाई करवाओ भी आप, 23 को 14 से मल्टीप्लाई कराओगे 322 आ जाएगा। इसी प्रकार से 34 को मल्टीप्लाई करवाओगे 14 से तो आपके पास में 476 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक लग रहा है अभी दोनों को क्या कर रहा है, ये 14 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, अभी 14 से मल्टीप्लाई करवा रहा है। 23 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x आ जाएगा, और x यहां पे कोई संख्या होगी उसको अपन 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका 476 आ जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी 13x माइनस जेड में से 2x माइनस 3y प्लस में 7z और 4z माइनस में 5x के योग को घटाया जाए तो क्या होगा भी। इन दोनों के योग को, इन दोनों का योग करवाओ पहले आप, और फिर इनमें से माइनस करना है। तो दोनों का योग करवाएंगे तो यहां पे आपके पास में 2x है, ये देखो भी ये आ जाएगा 2x, योग करवाएं माइनस में 3y और प्लस में आपके पास में 7z और प्लस में 4z और माइनस में 5y। तो यहां से आपके पास में माइनस का 3x आ गया, भी माइनस का 5x है तो माइनस का 3x योग करवाया, जोड़ करवाया, तो उसके बाद में माइनस का 3y, ठीक है, और यहां पे प्लस का क्या है 7z है और प्लस का आपके पास में 4z है, तो प्लस का आपके पास में 11z हो जाएगा भी। अब इसको इनमें से घटाना है भी, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 13x माइनस में z और घटाना है तो बाहर माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस का 3x है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा भी। इस प्रकार से होगा भी 3x माइनस में 3y और प्लस में आपके पास में 11z। तो यहां से आपके पास में माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मान आ जाएगा आपके पास में 13x माइनस में z और प्लस में आपके पास में ये आ जाएगा 3x प्लस में 3y और माइनस में आपके पास में 11z आ जाएगा। तो यहां पे देखेंगे तो 13 में से 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16x हो जाएंगे भी, और उसके बाद में यहां पे प्लस का आपके पास में 3y है भी और माइनस का z है और माइनस का 11z है, तो माइनस का आपके पास में 12z हो जाएगा। तो ये मान आ जाएगा आपके पास में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है, तो वो आपका कौन सा जीव है जिसमें कोशिका विभाजन या विखंडन से, तो वो आपका एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन हो जाए या फिर विखंडन हो जाए, उसमें क्या होता है भी नए जीवों का निर्माण होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको दे रखा भी 0.04 का जो पावर है वो आपको माइनस में दे रखा है, -1.5। अब इसको मैं क्या है 4 को नीचे लेके जाऊं तो ये पावर आपकी प्लस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास में पॉइंट हटाऊंगा, ये आपके पास में 1/04 कर दूं मैं, 1/0.04 पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा 100/4, 100/4। अब पावर है वो आपकी क्या है पॉजिटिव में भी 1.5 है। अब 4 से काटूंगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा 25 बार। ठीक है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 25 को यहां से आपके पास में ये आ जाएगा आपके पास में 15 है, 1.5 है, दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएगा, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 15/10। 15/10 को मैं 5 से काट दूं तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, तो ये मेरे पास में बन जाएगा 3/2, 3/2 और 5 की पावर 2 कर दूं मैं, 5 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भी, तो 5 की पावर 3 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 125। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी किसी वस्तु के विस्थापन का मान 0 होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक होती है भी। तो जब वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, यानी वस्तु ये मान लो भी ये कोई एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर है वो हम क्या करा रहे हैं, इस सर्कल के अंदर हमने दौड़ शुरू की यहां से ए बिंदु से, और इस पूरी परिधि का हमने क्या है, इस पूरी परिधि का एक चक्कर लगा के वापस ए पे आ गए, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमारा समान है, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु जब समान होगा तो वहां पे आपका जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा भी।
तो यहाँ पे पहले ही कंडीशन सही है, भी पहली कंडीशन के अनुसार है वो आपका विस्थापन है वो 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है, तो प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी का सीधा जो परिवर्तन सीधा जो अंतर होता है वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए आपको क्या करना है, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन करना है आपको। तो यहां पे स्थिरता कब बनी रह सकती है, जब उसमें विविधता आए, जब उसके जीवन के अंदर है वो विविधता आएगी, वहां पे है वो आपकी प्रजातियों की आबादी की जो उत्तरदायित्व जो प्रक्रिया स्थिरता है वो बनी रहेगी। जैसे हमारे वायुमंडल के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर जीव अपने आप को ढाल लेंगे तो उसकी प्रजाति वो जीवित रह जाएगी। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया और उस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग है वो उन्होंने अपनी एक प्रकार से जीवन को नहीं ढाला तो उसकी जो स्थिरता है यानी उसकी प्रजाति वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए प्रजाति को बनाए रखने के लिए उसमें विविधता है वो बहुत जरूरी होती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अब इसके अंदर यहां पे आपको आबादी दे रखा है भी, सॉरी भी, इसको यानी प्रजातियों की आबादी की स्थिरता यानी जनसंख्या के बारे में पूछा है भी। तो जनसंख्या के बारे में पूछा है तो वो आपका प्रजनन होगा। लेकिन अगर ये पूछा होता भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, भी प्रजाति की स्थिरता के लिए, प्रजाति को बनाए रखना है तो उसके लिए फिर विविधता आवश्यक होता है भी, ठीक है ना। तो प्रजाति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया है वो आपकी विविधता हो जाएगी। और यहां पे अगर प्रजाति की आबादी, आबादी का मतलब होता है जनसंख्या, अब जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो वहां पे आपका प्रजनन आवश्यक होगा फिर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चीजें आप ध्यान में रखना। अब इसमें देखो भी यहां पे आपको बोला गया भी निम्नलिखित किस विलियन की पहचान उनकी गंध से की जा सकती है, यानी ऐसा कौन सा विलियन है जिसको अपन गंध के द्वारा या फिर उसकी सुगंध के द्वारा है वो उसको पहचान सकते हैं। तो यहां पे देखो भी जल में अगर अपन नमक मिलाएंगे तो उसमें कोई सुगंध नहीं आएगी, कोई गंध नहीं आएगी, और जल में पोटेशियम परमैंगनेट में भी नहीं आएगी। तो यहां पे देखो जल के अंदर डेटॉल मिलाएंगे तो डेटॉल के अंदर है वो सुगंध आती है भी, तो इसको अपन क्या है गंध के द्वारा पहचान सकते हैं। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अंजू की रैंक अपनी कक्षा में नीचे से 18वीं है और शीर्ष से 15वीं है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बताना है। यहां पे देखो भी एक ही कैंडिडेट का यानी अंजू का दोनों ओर से स्थान दे रखा है। अंजू 18 में भी काउंट है और 15 में भी काउंट है, तो दोनों को जोड़ दो भी 18 + 15 और माइनस कर दो 1। -1 क्यों किया, क्योंकि अंजू दोनों के अंदर काउंट है, 15 में भी काउंट है और 18 में भी काउंट है। तो ये आपके पास में 13 और 33, माइनस में 1 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 32। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 32 है। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है भी। तो आपको बताना भी सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य वो समान है, सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो आपको बताना भी उसका लाभ प्रतिशत। देखो भी 400 आमों का क्रय मूल्य और 320 आमों 400 आमों के क्रय मूल्य पर है वो 320 आम बेचता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेचना यहां पे विक्रय मूल्य हो गया भी। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन बन गया भी 400 क्रय मूल्य बराबर होगा 320 के विक्रय मूल्य के। तो यहां से आप है वो क्रय मूल्य यानी 400 का क्रय मूल्य है ना वो बराबर है 320 के सेलिंग प्राइस के। तो क्रय मूल्य और यहां पे जो आपका विक्रय मूल्य उसका रेशियो निकल के आएगा वो 320/400, यानी 320 में खरीदा 400 में बेचा, तो 80 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे, 320 के ऊपर इंटू 100। तो यहां पे आपके पास में 0 से 0, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो यहां पे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको जी का कोड बताना है भी, जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। वो देखो सबसे पहले तो जो पूछा गया है वो देखो सबसे पहले कॉमन आ रहा है क्या, तो सर जी कॉमन तो नहीं आ रहा, जी ओनली यहां पे आ रहा है। अब देखो भी इनके अंदर देखो भी ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन नहीं आ रहा हो। 7 है, 7 यहां पे नहीं है, लेकिन इसके अंदर देखो भी जी यहां पे है ना, तो 8 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें भी है, और 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो एक तो 4 कॉमन नहीं आ रहा आपका, एक आपका 9 कॉमन नहीं आ रहा अभी। उसके बाद में इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है,
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आपका ई यहां पे है, आपका ई इसके अंदर है और आपका ई यहां पे है, दोनों के अंदर ई कॉमन आ रहा है। अब देखो अभी दोनों के अंदर ई कॉमन आ रहा है, तो ऐसा कौन सा है? दो आपका यहां पे है और दो आपका यहां पे है, बाकी कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? एक आपका 4 यहां पे है और एक आपका 4 इसमें है, और कुछ कॉमन आ रहा है? अब इसमें देखें तो एक तो आपका 4 कॉमन आ गया इसमें, और एक आपका 2 कॉमन आ गया, बाकी इसके अंदर है वो कुछ कॉमन नहीं आ रहा अभी। अब देखो भी यहां से देखें तो आपके पास में एक तो देखो आपका ये ई है इसमें दोनों के अंदर कॉमन, और एक है वो आपका आर कॉमन है अभी, एक आर और एक ई जिनका 4 और 2 कॉमन है, 4 और 2। अब इसमें देखो भी यहां पे आपका नो है, इसमें देखो एक नो कोड नो है, इसमें नो नहीं है, तो इसका मतलब जो जी का कोड होगा वो क्या हो जाएगा? फिर नो हो जाएगा। भी जी का कोड होगा वो नो होगा, क्योंकि 4 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 इसमें है और इसमें भी है, लेकिन नो इसमें है, इसमें नहीं है नो, तो इसका मतलब आपका जो नो कोड होगा वो किसका हो जाएगा? ये आपका जी का कोड हो जाएगा। भी आगे देखो भी 2024 के आम चुनाव में कर्नाटक की मंड्या संसदीय सीट के विजयी हुए और भारी उद्योग मंत्री बनने वाले एचडी कुमारस्वामी किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो वो जनता दल से संबंधित हो जाएंगे। भी नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आ जाएगा? तो वो आता है 15 पे, 15 और एक 16, 16 और एक 17, 17 और एक 18, 18 और एक 19, ऐसा आ जाएगा। भी +1 किया है। आर 18 पे आता है, 18 और एक 19, तो यू 21 और एक 22, वी आ जाएगा। भी +1 कर रहा है। एन 14 पे आता है, 14 और एक 15, तो क्यू 17 पे आता है, 17 और एक 18, 18 पे आपका क्या आ जाएगा? भी आर आ जाएगा। तो यहाँ पे एस वी आर प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है? ये प्रत्येक के अंदर +1 कर रहा है, प्रत्येक के अंदर है वो +1 कर रहा है, तो इसके अंदर देख लो भी एस वी आर, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टारगेट अब एप्लीकेशन का अगर कोई बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। भी तो ये ऑफर आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर है वो दिया जा रहा है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। वैलिडिटी रहेगी आपकी 12 महीने की। तो टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर। ठीक है, अब देखो अभी क्वेश्चन के ऊपर, यहां पे आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान और एक अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है, ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। तो यहां से देखो पहले का पहले के साथ में और दूसरे का दूसरे के साथ में रिलेशन होगा। भी तो इसमें क्या किया, +5 कर दिया। भी एन 14 पे आता है और एस 19 पे आता है, तो 14 और 5 19, एक्स 24 पे आता है। 24 के अंदर अगर मैं 5 प्लस करूंगा तो 24 और 5 29, 29 पे आपका सी आ जाएगा। भी और यहां पे +5 किया है। आर 18 पे आता है, 18 और 5 23, और उसी प्रकार बी आता है आपका 2 पे 2 और 5 7, और वी आता है आपका 22 पे। 22 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 27 यानी +5। तो तीनों के अंदर सेम लॉजिक है। भी तीनों के अंदर है वो सेम लॉजिक है। अलग कौन सा है? फिर अलग आपका 4 नंबर ऑप्शन है, फिर जो आपने चेक नहीं किया है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या आर के संदर्भ में किसके बराबर होगी? देखो भी ये आपका क्या है, कोई गोलीय दर्पण है और ये इसका मुख्य एक्स है, ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, और यहां पे ये वक्रता के अंदर सी होता है। भी अब इसने बोला भी ध्रुव और गोलीय दर्पण के फोकस के बीच की दूरी, ये दूरी है वो आपकी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, और ये दूरी दोनों बराबर होती है। ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होती है, तो अपन ये बोल सकते हैं भी आपकी जो ये वक्रता त्रिज्या यानी ध्रुव से लेकर के और आपकी ये जो वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है आर। तो फोकस दूरी होती है ना, ये दुगनी होती है। अपन ये बोल सकते हैं 2f बराबर में आर, ये दुगनी होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की तो आधी होती है। ठीक है, और त्रिज्या के बराबर रखेंगे तो आपके पास में 2f बराबर आर, तो यहां पे आपके पास में मान क्या हो जाएगा? अब आपको वक्रता त्रिज्या आर के पदों में बताना भी, वक्रता त्रिज्या आर के पदों में इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं f बराबर क्या हो जाएगा? r/2।
F बराबर क्या हो जाएगा, तो R/2 हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-24 में 15.03 की वृद्धि ग्रोथ की वृद्धि के बाद भारत की संचयी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 30 अप्रैल 2024 को तक पहुंच गई थी। तो ये आपके पास में 82.64 गीगावाट पहुंच गई थी। 82.64 गीगावाट, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, भारत और अमेरिका ने प्रथम सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए हैं, तो 26 जुलाई 2024 को। 2024 में किस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के बीच युवाओं की आदान प्रदान यात्राओं का आयोजन किया गया, जिसमें 5 P पर अर्थात पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो वो युवा संगम पे, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के सह ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये मनु भाकर और PR श्रीजेश हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 70% वैध मत प्राप्त हुए और 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। तो आपको बताना है भी वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और उसमें 70% वैध मत प्राप्त हुए, यानी एक उम्मीदवार को 70%, तो यहां पे देखो भी 100% था, ठीक है, और एक को 70 प्राप्त हो गए, तो दूसरे को फिर 30 प्राप्त हो गए। अब यहां पे अंतर कितना क्या आ गया, अंतर है वो आपके पास में 40 का आ गया, लेकिन ये बोल रहा है भी 172 से जीत हासिल की है, 172 से जीत हासिल की है। तो इसमें आपके पास में फिर 40 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 का जो मान आएगा वो आपके पास में आ जाएगा ये 172, एक का मान कितना आ जाएगा, तो 172/40। आपको मान किसका ज्ञात करना है, तो कुल वैध मतों की संख्या बतानी है, तो अपॉन में इंटू कर दो 100% के बराबर है, तो 0 से 0, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 चौके 16, 1 4 12, तो 430 आ जाएगा। 430 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया है भी एक कार्य को 20 दिन में कब पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ने अकेले 6 दिन कार्य किया और चला गया, ए ने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया, ए 20 दिन में करता है, बी है वो 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम है वो आपके पास में 60 आ गया, बी 60 और 15 चौके 60, ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है। अब बी ने क्या है भी 4 दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक कार्य किया, तो एक दिन में 4 कार्य करता है, तो 6 दिन में कितना कर देगा, तो 24 कार्य कर देगा भी। अब शेष पीछे कितना बच गया, तो पीछे आपके पास में 36 बच गया, और इस 36 कार्य को ए करेगा। अब ए एक दिन में 3 कार्य करता है, 36 कार्य वो कितने दिन में कर देगा, तो 12 दिन में, कितने में कर देगा भाई, 12 डेज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन संश्लेषित होते हैं से उनका पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। तो देखो भी, मृदा से जो प्राप्त जल खनिजों का वहन करता है वो जाइलम करता है भी। कौन करता है, जाइलम है वो मृदा से प्राप्त जल खनिजों का वहन करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है ना, वो पत्तियों में भोजन प्राप्त होता है भी, तो भोजन का जो वहन करता है वो फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें दे रखा भी A/B का रेशियो है वो आपके पास में 3:4 है, और B/C आपको दे रखा है 2:3 है, तो आपको A/B/C बताना है। यहां पे A/B, B के सीध में B/C, तो उल्टा अन बना दो, तो ये हो जाएगा 3:4 और 2:3। तो यहां से आपके पास में 3 चौके 12 और 4 दुए 8 और 3 दुआ 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3:4:6। तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, 3, 4 और 6, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आयतन प्रतिशत आपको ज्ञात करना है ना, तो आयतन प्रतिशत के लिए दोनों तरफ आयतन आएगा भी।
द्रव्यमान प्रतिशत याद करना है तो द्रव्यमान दोनों के लिए द्रव्यमान नाम आएगा भी, द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। यहां पे देखो विलेय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100, तो ये आपका आयतन प्रतिशत याद करने का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत याद करने का फॉर्मूला है, ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत याद करने का फॉर्मूला है, और ये आपका आयतन प्रतिशत याद करने का फॉर्मूला है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी एक दुकानदार 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मशीन को 2 क्रमिक छूट देता है और जिससे यह विक्रय मूल्य घटकर के 12,960 रुपये हो जाता है। तो यदि पहली छूट है वो 10% है तो दूसरी छूट x% है। ये x आपको ज्ञात करना है भी। देखो भी यहाँ पे अपन बात करते हैं 18,000 रुपये उसका क्या है, अंकित मूल्य है। इस पर 10% की छूट दे दी तो वो x रुपये में, ये 90 रुपये में बेचेगा भी। 10 की छूट दी तो 90 में बेचेगा। अब यहां से आपके पास में अगर अपन बात करते हैं इसका 90% निकालें तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 0 0 और ये हो जाएगा 72 7 और 9 और 7 16, यानी 16,200 रुपये, 16,200 रुपये। अब 16,200 रुपये हो गया। अब देखो भी, अब यहां से आपके पास में वो कितने की छूट दे कि 12,960 हो जाए। अब देखो भी 12,960 इसमें से माइनस कर दो भी आप, 12,960 इसमें से माइनस करोगे 4 और ये आपके पास में आ जाएगा, इधर से हैंसिल लेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 3240, यानी 3240 रुपए की छूट दे रहा है अभी। तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं 3240 है वो 16,200 का कितना प्रतिशत है, 16,200 का कितना प्रतिशत है, 2 से 2 कैंसिल कर दो भी। तो यहां से इसको कट करोगे तो ये आपके पास में 20% आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से भाग देने पर उनका योग क्या होता है। तो यहां से देखो भी, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के योग में 7 का भाग देते हैं तो क्या बराबर क्या आएगा, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है ना, ये पूछ रहा है भी। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो पहले आ जाएगा आपके पास 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये आपके पास में प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं हैं और इन सभी को 7 से डिवाइड कर दो, इसके योग को 7 से डिवाइड कर दे तो मान क्या आएगा। तो यहां से अपन देखें तो आपके पास में योग 77 आएगा, 77 में 7 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगा अभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 7 व्यक्ति हैं और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, ई बाएं छोर से तीसरा है भी। तो 1 2 और 3 यहाँ पे ई आ जाएगा भी। जी है, जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति है भी, तो जी और ई के बीच में 1 2 और 3, यहाँ पे आपका जी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, आपको बी है ना वो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है भी। उसके बाद में इसने बोला भी डी है ना वो सी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है भी, डी है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अगर मैं सी को यहां पे रख दूं तो डी सी के बाएं है दूसरा, तो डी आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी बी है ना वो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ आपका यहां पे आएगा, तभी बी है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा भी। अब बच गया ए आपका यहां पे आ जाएगा। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और एफ के बीच में 4 और ये आ जाएगा आपके पास में 4 व्यक्ति बैठे हुए ए और एफ के बीच में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसमें आपको बोला गया है भी निश्चित कूट भाषा के अंदर है वो आपको एन का कोड बताना है। जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है क्या, सर जी कॉमन तो नहीं आ रहा, एन यहाँ पे है। अब देखो भी इसमें कौन सा अंक कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे 4 है आपका, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है भी। तो जो पूछा गया एन कॉमन आ रहा है ना भी, एन यहाँ पे भी है और एन इसमें भी है। तो ऐसा देखो भी कौन सा कॉमन आ रहा है, ऐसा अंक देखो जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा हो। तो इसके अंदर आपका 3, ये रहा आपका 3 और यहाँ पे आपका 3, तो एन का जो कोड होगा वो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और फिर कोशिका द्रव्य में विलय हो जाते हैं, तो वो आपका हो जाएगा अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है भी, एक खाद्य रिक्तिका बनती है इस प्रकार से, अमीबा का आकार है वो इस प्रकार से होता है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भोजन है तो ये इस प्रकार से एक खाद्य रिक्तिका बनाता है भी, ठीक है। इस भोजन को अपने अंदर ले लेगा, फिर इस भोजन को क्या करेगा, ये जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थों में तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में कोशिका द्रव्य में क्या है, फैल जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव होता है और इसके अंदर द्विखंडन होता है भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी प्लाज्मोडियम है ना, इसमें बहुविखंडन होता है भी प्लाज्मोडियम में। स्पाइरोगायरा इसके अंदर खंडन होता है भी, इसमें खंडन विधि होती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी शहर, कारण आपको बताने हैं, दोनों कारण स्वतंत्र है या फिर दोनों अलग अलग कथन के कारण है ये बताना है। तो शहर एक्स के सरकारी प्राधिकारी सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समाधानों की खोज कर रहे हैं। सेकंड क्या है, पिछली सर्दियों के दौरान शहर एक्स में अस्थमा के मामले में तीव्र वृद्धि देखी गई। पिछली जो सर्दी थी उसमें क्या है, शहर एक्स था उसके अंदर है वो आपको, तो यहां पे पिछली सर्दियों के दौरान शहर एक्स में अस्थमा के मामले में तीव्र वृद्धि देखी गई भी। तो देखो भी सेकंड है ना, वो क्या है भी एक प्रकार से कारण हो सकता है, सेकंड कारण है, ठीक है। पिछली सर्दियों के कारण है, पिछली सर्दियों के दौरान शहर एक्स में अस्थमा के मामले में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसके कारण है वो प्रभाव क्या किया गया, तो प्रभाव है वो शहर एक्स सरकारी प्राधिकारी सर्दियों के दौरान शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के विभिन्न समाधानों को खोज रहे हैं। तो ये कारण हो गया, फिर सेकंड है वो कारण है और फर्स्ट है वो इसका प्रभाव है भी, फर्स्ट है वो इसका संभावित प्रभाव हो जाएगा भी। क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो अब है वो दोबारा से जो अस्थमा का मामला है, अस्थमा जो बीमारी है वो दोबारा से न हो, इसके लिए वायु प्रदूषण को कम करने के समाधान खोज रहे हैं भी। तो यहां पे आपका फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। सेकंड कारण हो गया इसका और फर्स्ट इसका है वो प्रभाव हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर चिन्ह को चेंज कर दो आप। सबसे पहले 121, सी का अर्थ क्या है, प्लस में 21, डी का अर्थ क्या है, माइनस में 11, ए का अर्थ क्या है, डिवाइड बाई 11, बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 121। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 और यहां से आपके पास में 4 और 142 और फिर 11 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का 121 के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 121 आ जाएगा भी। तो यहां से आपके पास में फिर बचेगा क्या, 21 बचेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करता है। यानी एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का जो संवहन करता है वो कौन सा करता है, एक तो तंत्रिक कोशिका करती है या न्यूरॉन करती है, या फिर आपके पास में द्रुमाक्ष करता है, या फिर केंद्रक करता है, या फिर तंत्रिकाक्ष करता है। तो इसमें एक कोशिका से यानी विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सूचना का पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन सा करता है, तो तंत्रिक कोशिका करती है भी, तंत्रिक कोशिका करती है। यहां पे ये आपके पास में एक मैं न्यूरॉन का फॉर्मूला यहां पे डायग्राम बना लेता हूं। तो ये आपका एक न्यूरॉन का वीक सा डायग्राम है। अब ये जो होता है ना वो तंत्रिकाक्ष होता है भी, तंत्रिकाक्ष होता है जो आपका जिसे एक्सॉन बोलते हैं, ये आपका केंद्रक हो गया और ये आपके डेंड्रोइट हो गए जिसे अपन द्रुमाक्ष कहते हैं। द्रुमाक्ष करते हैं ना, द्रुमाक्ष है ना वो एक प्रकार से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, द्रुमाक्ष के द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है। उसके बाद में तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन के द्वारा है वो यहां से यानी एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक जो आवेग होते हैं उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तंत्रिकाक्ष करता है। लेकिन विद्युत आवेगों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य है वो आपका नर्वस सिस्टम करता है यानी तंत्रिक कोशिका करती है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवर्त में उत्कीर्णित किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है भी। यहां पे देखो भी ये आपका अर्धवर्त बताना ना, इसको अर्धवर्त है भी। अर्धवर्त के अंदर इस प्रकार से ये आपका अर्धवर्त है, इस अर्धवर्त के अंदर है वो एक त्रिभुज बनाया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां से देखें तो ये सेंटर भी इसका और ये आपके पास में मैंने एक त्रिज्या खींच दी। तो 6 सेंटीमीटर का तो 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है और ये भी त्रिज्या यानी तीनों त्रिज्या ही है। आपको पता है भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 6 और 6 12
और हाइट कितनी है 6 है, तो ये 2 बार और 36 आ जाएगा। फिर इसका इन 2 से 3 बार कैंसिल हो गया, 12 या 36, तो यहाँ पे आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा अभी 36 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, यानी एक को कुल वैध मतों का 55% और 20% मत है वो अवैध थे। मैंने मान लिया भी टोटल 100 था, उसमें से 20 अवैध थे, तो 80 वैध हो जाएंगे। 80 है वो आपका वैध है। अब 80 का 55% है वो आपको प्राप्त हुआ एक कैंडिडेट को। 80 का 55% एक कैंडिडेट को प्राप्त हुआ, तो कितना हो जाएगा फिर 80 का 55% निकालोगे तो 44 हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेना भी, ये आपका 80 है इंटू 55%, इसका निकालोगे अपॉन में 100, 0 से 0, 5 8 40, 5 8 40, 4 44, तो यहाँ पे आपके पास 44। अब एक को 44% प्राप्त हो गया, तो दूसरे को कितना होगा, तो 80 में से 44 आप माइनस करोगे तो आपके पास में 36 आ जाएगा। अब यहां पे इसका अंतर निकाल के देखें, इसने बोला भी कुल मतों की संख्या 75 दे रखी है भी, तो आपको बताना है भी कितने मतों से चुनाव जीता गया, तो इसका अंतर निकाल लो भी कितने मतों से चुनाव जीता गया। तो यहां से अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 8, यानी 8% से चुनाव जीता गया। अब 100 का वैल्यू 75 है, तो 100 की जो वैल्यू है वो कितनी है 7500 है, तो 1 की वैल्यू है वो 75 आ जाएगी। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 5 40, 56 और 4 60, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 600 मतों से वे जो मत है वो जीता गया है। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट वेणु बिंदु वाई से गाड़ी चलाना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है भी, तो दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, तो ये लो भी बाईं ओर मोड़ दिया, 15 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ती है और 38 किलोमीटर चलती है। अब दाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे की ओर जाएगी भी 38 किलोमीटर, तो ये लो भी 38 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 13 किलोमीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ती है 13 किलोमीटर चलती है, तो ये लो भी 13 किलोमीटर चला दिया, बाईं ओर मोड़ दिया 13 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 31 किलोमीटर चलती है। अब 31 किलोमीटर चलती है, तो ये लो 31 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ती है और 28 किलोमीटर चलती है। अब 28 किलोमीटर चलती है, तो ये लो भी 28 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में आगे इसने बोला भी वह बिंदु जड पर रुक जाती है भी, यानी बिंदु जड पर रुकने के लिए 13 किलोमीटर चलती है भी। वह 28 किलोमीटर फिर वह बाएं मुड़ती है भी, बाएं मुड़ती है और बिंदु जड पर रुकने के लिए 13 किलोमीटर चलती है। दोबारा से देखना, वाई से गाड़ी चलाना शुरू किया, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ी 15 किलोमीटर। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ती है 38 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ी 38 किलोमीटर। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ती है और 13 किलोमीटर। अब बाईं ओर मुड़ी है 13 किलोमीटर। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ती है 31 किलोमीटर। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ती है 28 किलोमीटर और उसके बाद में बाईं ओर मुड़ती है और बिंदु जड पर रुकने के लिए 13 किलोमीटर चलती है भी। अब बिंदु जड पर रुकने के लिए 13 किलोमीटर चलती है, तो यहां से आपके पास में फिर ये, अब यहां पे आपके पास में आपको पता है भी 28 किलोमीटर, यानी ये 15 किलोमीटर भी, ये 15 किलोमीटर है और ये आपका 13 किलोमीटर है। और 15 और 13 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। तो एकदम इसके स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आएगा भी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा ये 28 किलोमीटर। ये 38 है, ये 13 किलोमीटर है, ये 15 है, 15 और 13 28 हो जाएंगे पूरे। अब उसके बाद में वो बोलता है भी बिंदु जड पर रुकने के लिए वह बाईं ओर 13 किलोमीटर चलती है, तो बाईं ओर 13 किलोमीटर और चला दो भी, ये लो बाईं ओर 13 किलोमीटर चल गई है, ठीक है। अब देखो भी ये टोटल 38 किलोमीटर है और यहां से ये 31 वापस आ गया, तो इसका मतलब ये 7 किलोमीटर बच गया ऊपर वाला, ये जो गैप है वो 7 किलोमीटर का है भी, ठीक है ना। ये जो गैप है वो 7 किलोमीटर का है, ये 13 किलोमीटर का और ये 7 किलोमीटर का है। अब इसने पूछा है भी वापस वाई पे, ये जड बिंदु पे रुक गई, वापस वाई पे जाना है आपको, तो ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, तो 7 प्लस में 13 और 7 20 और 7 27, तो 27 किलोमीटर आपको क्या है उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे के सारे, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ
और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।